नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मनोज नागर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं उसी क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए अपने उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। जैसा कि दोस्तों कल आपसे वादा किया था कि अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेकर के आएंगे, बट आज अपन उसी कड़ी में आगे बात करेंगे बायोलॉजी वाले पार्ट की, क्योंकि दोस्तों केमिस्ट्री की तरह बायोलॉजी में भी उसी प्रकार से प्रश्न आते हैं, उसी प्रकार से कंफ्यूज करते हैं। और बायोलॉजी में दोस्तों याद करने का मैटर थोड़ा ज्यादा है, समझने का मैटर तो है ही सही, समझने के साथ साथ याद करने का मैटर थोड़ा ज्यादा है। केमिस्ट्री में याद करने का मैटर भी है, किंतु उससे ज्यादा समझने का है। एक ही प्रश्न को समझ करके आप 10 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, किंतु बायोलॉजी में यदि आप थोड़ी सी अगर आपने मिस्टेक की तो आप उसी जगह पर अटक जाएंगे। जल्दी से सब बच्चे जुड़ जाइए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपन कुछ क्वेश्चंस की। दोस्तों, इसी क्वेश्चंस की कड़ी में आगे बढ़ते हुए अपन क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों अपने सामने है कि कोशिका का शक्ति ग्रह किसको कहा जाता है। प्रश्न है दोस्तों, कोशिका का शक्ति ग्रह किसको कहा जाता है। दोस्तों, शक्ति ग्रह का जब भी नाम आएगा, अर्थात शक्ति ग्रह की जगह पर आप ऐसा कह सकते हैं दोस्तों, एनर्जी से रिलेटेड जब भी नाम आएगा हमेशा एक ही बंदा सबसे आगे आकर के खड़ा होएगा, और वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अर्थात कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का पावर हाउस और कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों, तो वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को। जानकारी के लिए आप ये भी बोल सकते हैं दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक थे अल्टमान प्लस कोलिकर। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक थे दोस्तों अल्टमान प्लस कोलिकर, अर्थात अल्टमान और कोलिकर दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के किसकी खोज करी थी, माइटोकॉन्ड्रिया की। और माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया देने वाला था दोस्तों सी बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने वाला था दोस्तों सी बेंडा। केंद्रक के बारे में दोस्तों आप सब जानते हैं, केंद्रक कोशिका के भीतर उपस्थित होता है दोस्तों, और इस केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क, इस केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क या कोशिका का मैनेजर भी कहा जाता है दोस्तों। तो कोशिका का मस्तिष्क और कोशिका का मैनेजर किसे कहा जाता है दोस्तों, तो वो कहा जाता है केंद्रक को। तो हमारा प्रश्न दोस्तों यहां पर था कि कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है, तो शक्ति ग्रह का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे से पूछा गया है दोस्तों कि कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है दोस्तों। तो जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की जब भी बात आएगी दोस्तों, तो ऊर्जा का नाम आता है दोस्तों, अभी अपन हाल ही में बोल करके छोड़ के आए थे दोस्तों कि किसका नाम आता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी कोशिका की ऊर्जा किस प्रकार से होती है दोस्तों, तो जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना सबसे पहले ऊर्जा उत्सर्जित करता है, और ऊर्जा हमारी निकलती है दोस्तों एएमपी में। एएमपी चेंज होता है दोस्तों एडीपी में, और एडीपी चेंज होता है दोस्तों एटीपी में। और यही एटीपी ऊर्जा हमारे शरीर के लिए आवश्यक है कार्यों को कराने के लिए। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा को किस प्रकार से रिलीज करेगा, एटीपी के रूप में, और यही एटीपी ऊर्जा हमारे दैनिक जीवन के काम में आती है दोस्तों। तो प्रेजेंट टाइम पर मैं आपके सामने बोल रहा हूं, प्रेजेंट टाइम पर आप मेरी क्लास को पढ़ पा रहे हो, प्रेजेंट टाइम पर आप कोई सा भी काम कर रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, बोल रहे हो, तो ये सारे काम किसकी वजह से हो रहे हैं दोस्तों, एटीपी की वजह से। और एटीपी की फुल फॉर्म हो जाती है दोस्तों, एटीपी की फुल फॉर्म होती है, ए से बन जाएगा एडेनोसिन, ए से बन जाएगा एडेनोसिन, टी से बन जाएगा ट्राई, टी से बन जाएगा ट्राई, और पी से बन जाएगा दोस्तों फोस्फेट, पी से बन जाएगा दोस्तों फोस्फेट। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है दोस्तों, एडेनोसिन ट्राई फोस्फेट। तो एडेनोसिन ट्राई फोस्फेट दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है, और यही ऊर्जा हमारे दैनिक जीवन के काम कराने के लिए आवश्यक है। क्योंकि दोस्तों दैनिक जीवन में जीवों के शरीर में क्रिया होती है, इसीलिए यहां पर किसका नाम आया है, जैविक क्रियाओं का नाम आया है दोस्तों। तो जैविक क्रिया में ऊर्जा किससे प्राप्त होती है दोस्तों, एटीपी से। किससे प्राप्त होती है दोस्तों, एटीपी से। जल्दी से सब बच्चे जुड़ जाइए दोस्तों। जिन दोस्तों ने चैनल को ऑन नहीं किया है दोस्तों, उनके लिए
आप बोल सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से हमारे को क्वेश्चन देने हैं और किस प्रकार से उनके आंसर की बात करनी है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास को अटेंड कर सके। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों वापस नाम आ गया दोस्तों कोशिका का, और कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहां पर होता है। दोस्तों नाम आया है दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण का। दोस्तों संश्लेषण को आप अपनी भाषा में बोलना चाहो तो बोल सकते हो बनाना, या तो बनना या बनाना, अर्थात प्रोटीन किस जगह पर बनता है या प्रोटीन किस जगह पर बनाया जाता है, कोशिका के अंदर। तो दोस्तों कोशिका के अंदर प्रोटीन को बनाने की बात होगी तो एक ही बंदा आकर के खड़ा हो जाता है दोस्तों, और उसका नाम है राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण दोस्तों कोशिका में कहां होता है, तो वो होता है राइबोसोम के अंदर। गोल्जी काय दोस्तों वह उपकरण है जो गोल्जी काय आपके शरीर में कोशिका में लाइसोसोम को बनाने का काम करता है। गोल्जी काय दोस्तों लाइसोसोम को बनाने का काम करता है, राइबोसोम दोस्तों प्रोटीन बनाने का काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों एटीपी बनाने का काम करता है, और सेंट्रोसोम दोस्तों गुणसूत्र में सहायता करता है। तो दोस्तों गुणसूत्र को बनाने में सहायता कौन करता है, सेंट्रोसोम। एनर्जी बनाने में सहायता कौन करता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम किसको बनाने में सहायता करता है दोस्तों, प्रोटीन को। और गोल्जी काय किसको बनाने में सहायता करता है, लाइसोसोम को। तो यहां पर पूछा गया है दोस्तों कि प्रोटीन का संश्लेषण कहां होता है, प्रोटीन का निर्माण कहां होता है, तो आप आंसर देंगे दोस्तों राइबोसोम को। अर्थात कोशिका के बारे में जब भी प्रोटीन का निर्माण करने का बात आएगा तो सबसे पहले किसका आंसर बोला जाएगा दोस्तों, राइबोसोम का। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए दोस्तों वापस नाम अपने आ जाता है कि कोशिका में निम्न में से किसे पाचन थैली कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न हमारे से पूछा गया है कि कोशिका में निम्न में से किसे पाचन थैली कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों आज का पूरा लेक्चर कोशिका के ऊपर डिपेंड है। कोशिका में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात होती है वो प्रश्न यहां आपके सामने लेकर के आए हैं। तो इससे रिलेटेड दोस्तों अगर अपन बात करें तो कोशिका के बारे में एक थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे पीछे के सारे प्रश्नों के सही सही आंसर दें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से कोशिका की जानकारी लेनी होती है दोस्तों। तो सबसे पहले कोशिका के बारे में बात की जाए, सबसे पहले कोशिका के बारे में बात की जाए तो दोस्तों कोशिका का चित्र बना करके हल्का सा रिवाइजन करते हैं दोस्तों, ताकि प्रश्नों के सही आंसर अपने को ज्यादा से ज्यादा मिल सके। और कोशिका की आकृति दोस्तों कुछ इस प्रकार होती है, और ये जो आपने यहां पर बनाया है दोस्तों इसे बोला जाता है कोशिका झिल्ली, इसे बोला जाता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली ये काहे की बनी हुई है दोस्तों, तो ये बनी हुई है प्रोटीन की और फोस्फोलिपिड प्रोटीन की, फोस्फोलिपिड प्रोटीन की। कोशिका झिल्ली काहे की बनी हुई है दोस्तों, प्रोटीन की और फोस्फोलिपिड प्रोटीन की। कोशिका झिल्ली से दोस्तों कुछ पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, कुछ पदार्थ अंदर आ जाते हैं, क्योंकि यह क्वालिटी किसकी पाई जाती है दोस्तों, कोशिका की। अर्थात इसमें बिल्कुल बारीक बारीक छिद्र पाए जाते हैं। यह सेम दोस्तों उसी तरीके से है जिस तरीके से हमारी शर्ट होती है, शर्ट का कपड़ा होता है दोस्तों। इस शर्ट के कपड़े को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हो सकता है अभी आप में इसमें छिद्र नजर न आए, किंतु जैसे आप इस शर्ट के ऊपर थोड़ा पानी डालते हैं तो उन छिद्रों में से होता हुआ पानी नीचे निकल जाता है। और अगर दोस्तों छिद्रों से होकर के पानी निकल रहा है इसका मतलब छिद्र तो है। जिस प्रकार शर्ट के बटन से जिस प्रकार शर्ट के कपड़े से पानी ऊपर से नीचे निकल जाता है, उसी प्रकार इस कोशिका झिल्ली से कुछ पदार्थ अंदर से बाहर निकलते हैं और कुछ पदार्थ बाहर से अंदर आते हैं, किंतु सारे के सारे नहीं निकलते हैं, कुछ ही मात्रा में निकलते हैं। इसलिए इसे अर्ध पारगम्य झिल्ली, इसलिए इसे अर्ध पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। तो दोस्तों जल्दी से बताइए आप लोग, अर्ध पारगम्य झिल्ली किसे कहा जाता है, तो अर्ध पारगम्य झिल्ली कहा जाता है दोस्तों कोशिका झिल्ली को, जो किसकी बनी हुई है, प्रोटीन की और फोस्फोलिपिड प्रोटीन की। इसी कोशिका के अंदर से थोड़ा सा और डेंटिंग पेंटिंग करते हैं तो हम देखते हैं इसके भीतर एक लिक्विड भरा हुआ होता है दोस्तों, और इस लिक्विड को बोला जाता है दोस्तों कोशिका द्रव्य। इस लिक्विड को बोला जाता है दोस्तों कोशिका द्रव्य। तो इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है दोस्तों, और इस लिक्विड को बोला जाता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य के अंदर दोस्तों दो आयन होते हैं, जिसमें एक नाम आता है सोडियम का और एक नाम आता है पोटेशियम का।
कोशिका के अंदर दो आयन होते हैं दोस्तों, जिसमें एक नाम आता है सोडियम का और एक नाम आता है पोटेशियम का। यह प्रश्न दोस्तों लेब असिस्टेंट में आया था। जैसे मान लीजिए हमारे किसी स्थान पर लग जाती है तो यहां से सूचना जाती है मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से वापस सूचना आती है उस अंग तक। तो सूचनाओं को ले जाने के लिए और सूचनाओं को लाने के लिए कौन जिम्मेदार है दोस्तों? कोशिका द्रव्य के सोडियम और पोटेशियम आयन जिम्मेदार है दोस्तों। तो लेब असिस्टेंट में प्रश्न आया था कि आवेगों का स्थानांतरण निम्न में से किसके माध्यम से होता है? तो आवेगों का स्थानांतरण होता है दोस्तों सोडियम और पोटेशियम के माध्यम से। अगली तरफ चलते हैं दोस्तों। इसके बीच में एक होता है दोस्तों जिसे बोला जाता है केंद्रक। इसे बोला जाता है दोस्तों केंद्रक। क्या कहा जाता है दोस्तों? केंद्रक। केंद्रक के बारे में बताने वाले थे दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक के बारे में बात करने वाले थे रॉबर्ट ब्राउन। और केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क और कोशिका का मैनेजर भी कहा जाता है। तो कोशिका का मस्तिष्क और कोशिका का मैनेजर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो वो कहा जाता है केंद्रक को। केंद्रक के भीतर दोस्तों एक संरचना पाई जाती है सर्पिलाकार की, जिसे कहा जाता है दोस्तों गुणसूत्र। तो कोशिका के अंदर कौन पाया जाता है दोस्तों? केंद्रक में गुणसूत्र पाया जाता है। और यही गुणसूत्र आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है दोस्तों। यहां पर दोस्तों एक संरचना और पाई जाती है जिसे बोला जाता है दोस्तों लाइसोसोम। जिसे बोला जाता है दोस्तों लाइसोसोम। तो कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक अंग कौन भी है दोस्तों? लाइसोसोम। लाइसोसोम की एक क्वालिटी है दोस्तों, इसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं जो एंजाइम किसी भी चीज को निपटाने का कार्य करते हैं। निपटाने का अर्थ होता है दोस्तों पाचन करने का काम करते हैं, नष्ट करने का काम करते हैं। इसीलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है दोस्तों? तो वो कहा जाता है लाइसोसोम को। और किसकी वजह से कहा जाता है दोस्तों? एंजाइम की वजह से। इसे दोस्तों आत्मघाती थैली के अलावा इसे पाचन थैली और इसे कोशिका का एटम बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है। इसे पाचन थैली और कोशिका का एटम बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। यहां पर एक जूते के जैसी शक्ल की संरचना होती है दोस्तों, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं दोस्तों। तो यहां पर एक संरचना होती है जिसका नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कोशिका का शक्ति गृह या कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि एनर्जी को इकट्ठी कौन करता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना दोस्तों जूते के समान होती है। जूते के समान होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया ही दोस्तों एकमात्र मिलने वाला अंग है जिसके भीतर खुद का डीएनए पाया जाता है। अर्थात खुद का डीएनए पूरी कोशिका में दो जगह पाया जाता है दोस्तों। एक है गुणसूत्र जो केंद्रक में पड़ा हुआ है और दूसरा है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कोशिका का शक्तिगृह भी कहा जाता है। तो कोशिका के बाहर केंद्रक के बाहर डीएनए सिर्फ एक ही जगह पाया जाता है दोस्तों, और वो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है दोस्तों। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अभी जस्ट अपन ने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सबसे पहले बात करने वाले थे कोलिकर और अल्टमान। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था दोस्तों? सी बेंडा ने। किसने दिया था दोस्तों? सी बेंडा ने। और आगे बात करें दोस्तों तो इसी लाइसोसोम का एक छोटा भाई और होता है दोस्तों जिसका नाम है राइबोसोम। जिसका नाम क्या है दोस्तों? राइबोसोम। और राइबोसोम को दोस्तों कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम को दोस्तों कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि राइबोसोम किसका निर्माण करता है दोस्तों? तो प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है दोस्तों? प्रोटीन का निर्माण करता है। और यह राइबोसोम दो प्रकार का पाया जाता है दोस्तों, 70S और 80S। 70S और 80S। जानकारी के लिए दोस्तों आप ये भी बोल सकते हैं कि राइबोसोम किससे मिलकर के बने होते हैं दोस्तों? तो राइबोसोम आरएनए से मिलकर के बने होते हैं दोस्तों। किससे मिलकर के बने होते हैं दोस्तों? आरएनए से मिलकर के बने होते हैं। यहां पर दोस्तों एक नलिका के आकार की संरचना और होती है दोस्तों, और वो नलिका के आकार की संरचना दोस्तों इसे बोला जाता है अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका का काम क्या है दोस्तों? तो अंतःप्रद्रवी जालिका कोशिका के आकार को बनाए रखने में सहायता करती है। कोशिका आकार अंडाकार ही रहे, कोशिका का आकार गोलाकार ही रहे, यह जिम्मेदारी किसके पास होती है दोस्तों? अंतःप्रद्रवी जालिका के पास। अंतःप्रद्रवी जालिका दोस्तों जानकारी के लिए दो प्रकार की होती है, जिसमें एक नाम आता है चिकनी का और एक नाम आता है खुरदरी का। एक नाम आता है चिकनी का और एक नाम आता है खुरदरी का। उसके बाद में दोस्तों यहां पर एक अंग और पाया जाता है जिसका नाम है दोस्तों रिक्तिका। क्या नाम है दोस्तों? रिक्तिका।
रिक्तिका की संख्या मानव कोशिका में, जंतु कोशिका में कम पाई जाती है तथा साइज में छोटी पाई जाती है, जबकि रिक्तिका की संख्या जीवित पौधे कोशिका में, पादप कोशिका में बड़ी पाई जाती है और संख्या में ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि रिक्तिका का कार्य होता है पानी का संतुलन बनाए रखना। अर्थात पौधे अधिक समय तक बिना पानी के रह सकते हैं, जबकि इंसान अधिक समय तक बिना पानी के छोड़ दिया जाएगा तो शमशान घाट लेकर के जाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि उसके अंदर रिक्तिका की संख्या कम पाई जाती है। तो इंसान ज्यादा समय तक बिना पानी के नहीं रह सकता, क्योंकि रिक्तिकाओं की संख्या कम है और साइज में छोटी है, जबकि पौधे ज्यादा समय तक बिना पानी के रह सकते हैं, क्योंकि उसमें रिक्तिकाओं की संख्या ज्यादा है और साइज में थोड़ी बड़ी होती है दोस्तों। तो यह आपके दोस्तों कोशिका के बारे में सामान्य सी जानकारी थी, ताकि जब आप प्रश्नों को सोल्व करें तो प्रश्नों का आंसर देने में थोड़ी आसानी रहे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। यह आपकी कोशिका का हल्का सा रिवीजन है, इसे आप पूरी कोशिका न माने, यह सिर्फ आपके प्रश्नों को सोल्व करने में थोड़ी सहायता करेगी। चलिए दोस्तों प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे सामने है। अब आपको मेरे हिसाब से प्रश्नों के आंसर देने में थोड़ी आसानी होगी दोस्तों। और प्रश्न हमारे सामने है कि कोशिका में निम्न में से किसे पाचन थैली के नाम से जाना जाता है, या निम्न में से किसे पाचन थैली कहा जाता है। दोस्तों यह प्रश्न ऐसे नहीं आकर के ऐसे भी आ सकता था कि कोशिका में निम्न में से किस अंग को आत्मघाती थैली या कोशिका का एटम बम कहा जाता है। तो दोस्तों कोशिका का एटम बम, कोशिका की आत्मघाती थैली या कोशिका का पाचन थैली, तीनों जगह दोस्तों एक ही नाम आएगा, और वो किसका नाम आएगा दोस्तों? लाइसोसोम का। अभी दोस्तों हाल ही में अपन ने बताया था कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है दोस्तों। और किसकी वजह से कहा जाता है दोस्तों? एंजाइम की वजह से। तो कोशिका की आत्मघाती थैली और कोशिका की पाचन थैली का आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? लाइसोसोम हो जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा विश्वास है दोस्तों आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से पूछा गया है दोस्तों कि कोशिका में 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए, कोशिका अंग को पहचानिए जो पौधों की कोशिका में तो पाया जाता है किंतु जानवरों की कोशिका में नहीं पाया जाता है। प्रश्न थोड़ा सा क्यों है दोस्तों? कोशिका अंग, कोशिका में 4 अवयवों में से उस कोशिका अंग को पहचानिए जो पौधों में तो होता है किंतु जानवरों में नहीं होता है। तो देखो दोस्तों कौन सा जानवरों में नहीं पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों अपन बात करते हैं दोस्तों कि सिर्फ कोशिका के भीतर तो ये पाया जाता है जो हमने अभी हाल ही में थोड़ी सी बात करी थी। तो प्रश्नों को, ऑप्शनों को ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला है दोस्तों कोशिका द्रव्य। तो अभी हमने बताया था दोस्तों कोशिका द्रव्य के भीतर सोडियम और पोटेशियम आयन होता है, इसका मतलब यह जानवरों में पाया जाता है। हमारे से दोस्तों नहीं वाला पूछा है कि कौन सा जानवरों में नहीं मिलेगा, सिर्फ पौधों में मिलेगा। तो ये तो सर हमारा ऑप्शन नहीं हुआ। दूसरा है दोस्तों कोशिका कला। दोस्तों कोशिका कला का अर्थ होता है आपकी कोशिका की परत, कोशिका झिल्ली 3 परतों की मिलकर के बनी हुई है। तो इन 3 परतों में से बीच की परत प्रोटीन की होती है दोस्तों, इसे कोशिका कला कहते हैं। और दोस्तों कोशिका झिल्ली हमारे शरीर में पाई जाती है। कोशिका का आवरण कोशिका झिल्ली का होता है दोस्तों, जो प्रोटीन की बनी होती है। अतः यह भी हमारा आंसर नहीं है। तीसरा नाम आ गया दोस्तों नाभिक का। अब बहुत सारे बच्चे थोड़े डाउट में होंगे कि सर नाभिक तो केमिस्ट्री में आता है ना। तो दोस्तों एक तरह से अगर अपन कोशिका को देखें तो ये गोल की तरह नजर आ रही है, जिसे अपन वृत्त कहते हैं दोस्तों। और वृत्त का जो बीच का केंद्र है, इसी केंद्र को क्या कहते हैं दोस्तों? नाभिक कहते हैं। तो हमारी कोशिका के भीतर भी केंद्रक होता है दोस्तों, और केंद्रक बीच में होता है दोस्तों। तो केंद्रक का पावर कोशिका का मैनेजर या कोशिका का मस्तिष्क के अलावा एक नाम से और जाना जाता है दोस्तों, और वो क्या नाम आ गया दोस्तों? नाभिक आ गया। और दोस्तों हमारी कोशिका के अंदर केंद्रक होता है दोस्तों, और केंद्रक के भीतर गुणसूत्र पड़े हुए होते हैं। किंतु लवक का नाम आता है दोस्तों। तो लवक हमारे शरीर में नहीं पाया जाता है, और हमारे शरीर में नहीं पाया जाता है, सिर्फ किसकी कोशिका में पाया जाएगा? पौधों की कोशिका में। अतः हमारा सही आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? डी ऑप्शन हो जाता है दोस्तों, लवक हो जाता है। लवक ऐसा अंग है दोस्तों जो इंसान की कोशिकाओं में नहीं पाया जाएगा, सिर्फ पेड़ पौधों की कोशिकाओं में ही पाया जाएगा। और यदि ऊपर वाला हमारे को लवक दे देता तो बहुत ही बढ़िया काम होता दोस्तों, हमारे को काम करने की आवश्यकता नहीं होती।
तो भी सर काम करने की आवश्यकता नहीं होती, तो फिर हम खाते क्या? तो दोस्तों खाने का एक सीधा सा तरीका होता कि जब भी हमारे को भूख लगती हम धूप में जाकर के मुंडा खोल के बैठ जाते तो हमारा पेट भर जाता। क्योंकि दोस्तों पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खुद का भोजन खुद ही बना पाते हैं दोस्तों, वो किसकी वजह से? लवक की वजह से। और पौधे अगर सर लवक हमारे शरीर में होता तो फिर हमारा रंग काला और गोरा ही नहीं होता, हम काले, पीले, नीले, हरे, गुलाबी सभी तरीके के इंसान पाए जाते और हम सबका नाम उसके रंग के आधार पर बोलते कि हरिया इधर आना, पीलिया इधर आना। क्यों? क्योंकि कलर होता है दोस्तों, वो कलर किसकी वजह से होता है? लवक की वजह से होता है। लवक दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक नाम आता है दोस्तों वर्णीय लवक का, एक नाम आता है दोस्तों अवर्णीय लवक का, और एक नाम आता है दोस्तों हरित लवक का, जिसकी वजह से पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो दोस्तों ये लवक अंग जो है, ये लवक अंग इंसान की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, सिर्फ पौधों की कोशिकाओं में ही पाया जाता है। और हमारे से प्रश्न दोस्तों पौधों की कोशिका में पाया जाने वाला पूछ रहा है, अतः हमारा कौन सा आंसर हो जाता है दोस्तों? डी ऑप्शन हो जाता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा, क्योंकि कोशिका का थोड़ा सा रिवीजन हमारी बहुत सारी दिक्कतों को सर दूर करने वाला था, इसीलिए हमने पहले प्रश्न को ध्यान में रखते हुए कोशिका के बारे में समझा। अब इसलिए दोस्तों आगे वाले प्रश्न की तरफ ध्यान से देखते हुए बढ़ते हैं दोस्तों कि निम्न में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास और सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? सीधा सा अर्थ है दोस्तों, कोशिका की शकल को सही तरीके से बनाए रखने के लिए, उसमें कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, उसका सुधार करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो अभी अपन ने बात करी थी दोस्तों, और अगर आप भूल भी गए हो तो आप याद रख लेना दोस्तों, जब भी शरीर के निर्माण की बात आए, जब भी शरीर के निर्माण की बात आए, शरीर में किसी अंग के लगने पर ठीक होने की बात आए, वहां पर एक ही नाम आएगा दोस्तों, और वो नाम आएगा प्रोटीन का। किसका नाम आएगा दोस्तों? प्रोटीन का। क्योंकि कोशिका झिल्ली भी किसकी बनी हुई थी दोस्तों? प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड प्रोटीन की। तो अतः दोस्तों हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? प्रोटीन। और कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? ए ऑप्शन हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको बात समझ में आ रही होगी कि शरीर में जब भी वृद्धि की अर्थात लंबाई बढ़ने की बात आए, विकास की बात आए और सुधार की बात आए, सुधार का अर्थ दोस्तों यदि किसी जगह पर चोट लग जाती है तो उसके ठीक होने की बात है दोस्तों, तो वहां पर किसकी जरूरत पड़ती है दोस्तों? प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये ऊतक क्या होता है? तो दोस्तों ऊतक कोशिका से मिलकर के बने हुए होते हैं। किससे मिलकर के बने होते हैं दोस्तों? कोशिका से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो कोशिका से मिलकर के बनने वाले समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? ऊतक कहते हैं। इसके बारे में दोस्तों आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कोशिका मानव शरीर को अंग को बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई है। तो जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है दोस्तों? कोशिका को कहा जाता है। कोशिका मिलकर के बनाएगी दोस्तों ऊतक, ऊतक मिलकर के बनाएंगे दोस्तों अंग, और अंग मिलकर के बनाएंगे दोस्तों तंत्र, तंत्र मिलकर के बनाएगा दोस्तों शरीर, शरीर मिलकर के बनाएगा दोस्तों परिवार, और परिवार को मिलकर के बनाएगा दोस्तों समुदाय, समुदाय को मिलकर के बनेगा दोस्तों जिला, गांव, जिला, शहर, और उसको मिलकर के बनेगा दोस्तों देश। तो यह हमारी जिंदगी है दोस्तों। हम यहां से शुरू होते हैं, यहां जाकर के खत्म होते हैं। कोशिका से मिलकर के ऊतक बनता है, ऊतक से मिलकर के अंग बनता है, अंग से मिलकर के तंत्र बनता है, और तंत्र से मिलकर के शरीर बनता है। यही कारण है कि दोस्तों शरीर को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तंत्रों की। तो जब भी शरीर का नाम आता है दोस्तों, यहां पर पाचन तंत्र भी आता है, श्वसन तंत्र भी आता है, उत्सर्जन तंत्र भी आता है, तंत्रिका तंत्र भी आता है, कंकाल तंत्र भी आता है, लसिका तंत्र भी आता है, अंतःस्रावी तंत्र भी आता है, उधर से क्या कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र भी आता है दोस्तों, पाचन तंत्र आता है दोस्तों, बाह्य स्त्रावी तंत्र आता है दोस्तों, और इन सब तंत्रों से मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण होता है। किंतु दोस्तों तंत्रों का निर्माण ही नहीं होता अगर कोशिका नहीं होती तो। इसीलिए जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं दोस्तों? कोशिका को कहते हैं। और कोशिका की सबसे बाहरी परत किसकी बनी हुई है दोस्तों? प्रोटीन की। तो हमारे शरीर में जब भी किसी का निर्माण होता है, जब भी कोई चीज लग करके ठीक होती है, तो वो किसकी वजह से होती है दोस्तों? प्रोटीन की वजह से होती है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला गर्मा गर्म प्रश्न हमारे सामने ये रहा दोस्तों, और ये वापस वही बात आ गई दोस्तों जो अभी हापी को एक्स्ट्रा बता करके सिमटे थे दोस्तों, कि एक विशेष प्रकार के कार्य करने वाले कोशिका के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? अर्थात कोशिका को यदि जोड़ दिया जाएगा,
एक ही जैसी कोशिका के काम करने को जोड़ दिया जाएगा तो किसका निर्माण हो जाएगा दोस्तों? ऊतक का। क्योंकि अभी हाल ही में बताया था दोस्तों, कोशिका से मिलकर के क्या बना होगा? ऊतक बना होगा। लेकिन दोस्तों उन्हीं कोशिकाओं को मिलाकर के ऊतक बनता है जो कोशिका एक ही जैसा कार्य करती है। जो कोशिका एक ही जैसा कार्य करती है वो मिलाकर के क्या बनाती है दोस्तों? ऊतक बनाती है। और अगला प्रश्न हमारा वही आ गया दोस्तों कि विशेष कार्य करने वाले समान कोशिका के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? ऊतक कहते हैं दोस्तों। फिर ऊतक से मिलकर का अंग बनेगा दोस्तों, और अंग से मिलकर के अंग तंत्र बनेगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और अगले प्रश्न के बाद में हमारे एक क्वेश्चन दोस्तों और आया है कि केंद्रक के बाहर डीएनए कहां पाया जाता है? तो अभी हाल ही में दोस्तों बता करके सिमटे थे, केंद्रक के बाहर डीएनए पूरी कोशिका में एक ही जगह पाया जाता है दोस्तों, और वो कौन है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया। अभी हाल ही में दोस्तों अपन बता करके सिमटे थे कि कोशिका के में केंद्रक के बाहर एक ही स्थान पर, कोशिका में केंद्रक के बाहर एक ही स्थान है माइटोकॉन्ड्रिया जो खुद का डीएनए रखता है, खुद का डीएनए रखता है। अर्थात उस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका केंद्रक के बाहर डीएनए कहां पाया जाता है दोस्तों? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारे यह रहा दोस्तों कि सेलुलोस भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? सेल्यूलोस भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? दोस्तों यदि आप इस प्रश्न को देखोगे तो हो सकता है आता हुआ भी हमारे से गलत हो जाए, और बहुत ही सीधा प्रश्न है दोस्तों, बस लैंग्वेज को थोड़ा सा टेढ़ा करके दिया गया है दोस्तों। दरअसल इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, ऐसी कौन सी भित्ति है, ऐसी कौन सी भित्ति है जो कोशिका में तो पाई जाती है, जो कोशिका में तो पाई जाती है और किससे मिलकर के बनी होती है दोस्तों? सेलुलोस से बनी होती है। किससे बनी होती है दोस्तों? सेलुलोस से बनी होती है। तो दोस्तों दो ही प्रकार के जीव इस धरती पर रहते हैं दोस्तों, जिसमें एक नाम जंतु का आता है और एक नाम पेड़ पौधों का आता है। जी हां दोस्तों, पेड़ पौधे भी जीव के अंदर ही आते हैं दोस्तों, क्योंकि जीव वो होते हैं जो सांस लेते हैं, जिन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे भी सांस लेते हैं दोस्तों, और पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है दोस्तों। और अगर पौधे हैं तो इसका मतलब कोशिका तो इनके अंदर भी होगी, और इनका जो सबसे बाहरी आवरण है दोस्तों वो बना होता है कोशिका भित्ति, वो होता है दोस्तों कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति बनी होती है दोस्तों सेल्यूलोस की, जबकि कोशिका झिल्ली बनी होती है दोस्तों प्रोटीन की। दोनों में एक सबसे बड़ा डिफरेंस है दोस्तों, ये पृथ्वी पर मिलने वाला सबसे बड़ा प्राकृतिक पदार्थ है दोस्तों, सॉरी सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है दोस्तों सेल्यूलोस। और सेल्यूलोस इतना मजबूत होता है कि जिस कोशिका के बारे में अपन बात कर रहे थे कि अगर कोशिका झिल्ली से कुछ पदार्थ अंदर से बाहर गए, कुछ पदार्थ बाहर से अंदर आए, इसलिए इसे अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। सेल्यूलोस वाली बनी हुई कोशिका भित्ति में ऐसा नहीं होता है दोस्तों, और कोशिका भित्ति इतनी मजबूत होती है दोस्तों कि यहां से न तो पदार्थ बाहर नहीं निकल सकते हैं और न ही पदार्थ अंदर आ सकते हैं। कोशिका भित्ति इतनी मजबूत होती है दोस्तों कि यहां से न तो पदार्थ बाहर निकल सकते हैं और न ही पदार्थ अंदर आ सकते हैं। यही कारण है कि पेड़ पौधों के लगने और कटने का एहसास उसे नहीं होता है। तो पेड़ पौधों को लगने और कटने का एहसास इसलिए नहीं होता है दोस्तों क्योंकि सेल्यूलोस मजबूत होने के कारण वहां पर सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं हो पाता है दोस्तों। तो कोशिका भित्ति एकमात्र ऐसी कोशिका के अंदर मिलने वाला अंग है जो किससे मिलकर के बना होता है दोस्तों? सेल्यूलोस से मिलकर के बना होता है। तो ये किसमें मिलेगा दोस्तों? पादपों में मिलेगा, पेड़ पौधों में मिलेगा दोस्तों। तो हमारे ऑप्शन का आंसर कौन सा, हमारा आंसर कौन सा हो गया दोस्तों? डी ऑप्शन हो गया हमारा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारे से यह रहा दोस्तों, वह जीव जो प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करते हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो जो दोस्तों जीव पृथ्वी पर मिलने वाला जीव दोस्तों दो प्रकार से बटेगा दोस्तों। एक नाम आएगा स्वपोषी और एक नाम आएगा परपोषी। एक नाम आएगा स्वपोषी और एक नाम आएगा दोस्तों परपोषी। स्वपोषी को दोस्तों उत्पादक भी कहते हैं और परपोषी को दोस्तों उपभोक्ता भी कहते हैं। तो दोस्तों परपोषी को तो उपभोक्ता कहते हैं, स्वपोषी को उत्पादक कहते हैं, और दोनों से मिलाकर के दोस्तों घटक बनते हैं और वो हो जाता है जैविक घटक। वो हो जाता है दोस्तों जैविक घटक। तो जैविक घटक के अंदर स्वपोषी और परपोषी दोनों आते हैं दोस्तों। परपोषी का अर्थ होता है जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे, दूसरों से भोजन ग्रहण करेंगे, और स्वपोषी का अर्थ होता है दोस्तों जो अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं। यहां पर दोस्तों प्रकाश का उपयोग कर
खुद का भोजन खुद ही तैयार करते हैं, अपना भोजन अपनी तैयार करते हैं, उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों अपना भोजन करने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? स्वपोषी कहते हैं दोस्तों, और स्वपोषी अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। परपोषी का अर्थ होता है दोस्तों जो दूसरों से भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे अब कोई सोच रहा होगा कि सर हमारी रोटियां तो हम ही बनाते हैं ना, तो दोस्तों रोटियां अपन जरूर बनाते हैं, लेकिन रोटियां बनाने के लिए हमारे को जो आटा चाहिए, हमारे को जो सब्जी चाहिए, वो हमारे को खेत से उगानी पड़ेगी, उसे लाना पड़ेगा। यदि हमारे के गेहूं फल और सब्जियां यदि हमारे को नहीं मिली तो हम भूखे मर जाएंगे, हम जिंदा नहीं रह सकते। यही कारण है कि हम हमारा भोजन नहीं बनाते हैं, हम दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने वाले को परपोषी कहते हैं, और जो खुद का भोजन खुद ही बनाता हो उसे स्वपोषी कहते हैं। और दोस्तों पेड़ पौधों के अंदर प्रकाश की आवश्यकता होती है, जिसे वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न हमारे से ये रहा, साधारण मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, या कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो दोस्तों वापस नाम आ गया गुणसूत्र का। अभी अपन ने हाल ही में बताया था दोस्तों गुणसूत्र कहां उपस्थित होता है? तो कोशिका के केंद्रक में। कहां उपस्थित होता है दोस्तों? कोशिका के केंद्रक में। कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं दोस्तों 46। कितने होते हैं दोस्तों? 46। अब कोई स्टूडेंट जब इस ऑप्शंस को ध्यान से देखेगा, कोई बच्चा इस ऑप्शंस को देखेगा, तो वह पहला ऑप्शन 46 देखते हैं दोस्तों, पहले ऑप्शन को राइट लगा देगा, किंतु इसका सही आंसर 46 नहीं है, क्योंकि दोस्तों गुणसूत्र तो उसने पूछे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट यहां पर क्या नाम आ गया दोस्तों? जोड़ी का। और दोस्तों जब भी जोड़ी का नाम आता है, दो आता है, चाहे वो जूते की हो, चाहे चप्पल की हो, चाहे लाडा लाडी की हो, सब में जोड़ी में कितने आते हैं दोस्तों? दो आते हैं। तो 46 का जोड़ी निकालेंगे दोस्तों, तो 46 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 23 जोड़ी। कितना आ जाएगा दोस्तों? 23 जोड़ी। तो 23 जोड़ी गुणसूत्र दोस्तों होते हैं मानव शरीर के अंदर, इसीलिए हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, 23 आंसर आ जाएगा। 2 गुणसूत्र भी होते हैं दोस्तों, इन दोनों गुणसूत्रों को लिंग गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। जो पुरुष के अंदर XY होता है और महिला के अंदर XX होता है। पुरुष के अंदर XY होता है और महिला के अंदर XX होता है। 44 गुणसूत्र भी हमारे शरीर में होते हैं दोस्तों, क्योंकि 46 गुणसूत्र आगे जाकर के 2 भागों में बटेंगे। 1/44 अर्थात 22 जोड़ी, और 1/2 अर्थात 1 जोड़ी। इस गुणसूत्र का काम होता है दोस्तों लिंग का निर्धारण करना, अर्थात लड़का होगा कि लड़की होगी, वो इन्हीं 2 गुणसूत्रों के ऊपर डिपेंड करता है। जबकि आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाएंगे तो वो कौन लेकर के जाएंगे? 44 गुणसूत्र लेकर के जाएंगे। शरीर के निर्माण की शुरुआत भी दोस्तों यही करते हैं, आनुवांशिक गुणसूत्रों को लेकर के जाने का, आनुवांशिक लक्षणों को लेकर के जाने का काम भी यही करते हैं, और लिंग निर्धारण करने का काम 2 करते हैं। और ये दोनों जब मिल जाते हैं दोस्तों कितने हो जाते हैं? 46 हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको प्रश्न समझ में आ रहे हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे आने वाली क्लासों की सबसे पहले जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने यह रहा, और ये प्रश्न है दोस्तों R, N और A का असंक्षिप्त रूप क्या है? RNA का असंक्षिप्त रूप क्या है? दोस्तों असंक्षिप्त रूप और संक्षिप्त रूप 2 ही नाम आते हैं दोस्तों। असंक्षिप्त रूप का मतलब होता है उसका पूरा नाम, और संक्षिप्त रूप का मतलब होता है उसका छोटे से छोटा नाम। तो दोस्तों यहां पर नाम आ गया दोस्तों RNA का, और RNA का एक भाई और होता है दोस्तों जिसे DNA कहते हैं। तो गुणसूत्र के अंदर मिलता है दोस्तों RNA और DNA, और DNA दोस्तों वही है जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है दोस्तों। क्योंकि गुणसूत्रों की आनुवांशिक इकाई किसे कहा जाता है दोस्तों? जीन को कहा जाता है। और जीन किससे मिलकर के बने होते हैं दोस्तों? DNA का। अर्थात यूं कह सकते हैं कि जीन किसके भाग होते हैं दोस्तों? तो DNA का भाग होता है। और जीन के बारे में जानकारी देने वाला था दोस्तों जोहानसन। कौन सा वैज्ञानिक था दोस्तों? जोहानसन। क्योंकि स्टार्टिंग में दोस्तों 2 वैज्ञानिक थे, स्ट्रोसवर्गर और वोल्डेयर। स्ट्रोसवर्गर और वोल्डेयर 2 इतने खतरनाक व्यक्ति थे दोस्तों जिन्होंने गुणसूत्र के बारे में बताया। ये भाई साहब मुंह धोकर के बीच में आ गए कि यार अगर अपन गुणसूत्रों के बारे में कुछ नहीं बोले तो दुनिया इन दोनों को तो जानेगी पर अपना नाम नहीं जानेगी। तो इसीलिए ये मुंह धोकर के बीच में आया, मुंह भी गोदरेज से धोकर के आया था, इसीलिए जल्दबाजी में किसका नाम दे गया दोस्तों? जीन का नाम दे गया।
और वहां आकर के क्या गया दोस्तों कि आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो उनको लेकर के जाने का काम कौन करते हैं? जीन करता है। जबकि बाद में इनसे पूछा गया कि भाई साहब ये जीन अलग से कहां से आ गया, तो बाद में फिर ये कह गया कि जीन भाई साहब किससे मिलकर के बना होता है? डीएनए से। अर्थात सीधी सी पागल बनाने की बात है कि इतनी बड़ी रोटी लेकर के आए थे, इतनी बड़ी रोटी में से आप रोटी का आधा टुकड़ा लेकर के किसी दूसरे को दे आए और सामने वाले से कह रहे हैं कि भाई साहब रोटी मैंने बनाई है। अर्थात मेहनत किसी दूसरे की और मजे कोई दूसरा ले गया। तो अर्थात डीएनए की वजह से जीन होता है और जीन को आनुवांशिक लक्षणों की क्रियात्मक इकाई बोला जाता है दोस्तों। और डीएनए और आरएनए से मिलकर के गुणसूत्र बना होता है दोस्तों। अर्थात गुणसूत्र का जो मेन कार्य है वो डीएनए और आरएनए करता है। आरएनए का पूरा नाम होता है दोस्तों राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए का पूरा नाम होता है दोस्तों राइबो न्यूक्लिक, या तो अम्ल कह दें और इंग्लिश में बोलो तो दोस्तों यहां अम्ल की जगह एसिड आ जाता है। हम ऑप्शन को देखें दोस्तों, हमारे एसिड लिखा हुआ है तो इसीलिए अम्ल को हम इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों एसिड। याद रखें दोस्तों डीएनए की और आरएनए की फुल फॉर्म में एक छोटा सा अंतर है दोस्तों। दोनों में से एक की फुल फॉर्म को याद कर लें तो दूसरे की फुल फॉर्म ऑटोमेटिक आ जाएगी दोस्तों। हमने दोस्तों आरएनए की फुल फॉर्म बोली और आरएनए का पूरा नाम बोला हमने राइबो न्यूक्लिक एसिड। और राइबो न्यूक्लिक एसिड सर हमारे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अतः हमारा कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। किस प्रकार का ऑप्शन होगा दोस्तों? बी ऑप्शन होगा। सर डीएनए का भी तो पूरा नाम होता होगा। बिल्कुल बेटा, डीएनए का पूरा नाम होता है और यदि तूने आरएनए का पूरा नाम सही लिखा हुआ है तो इसके आगे एक शब्द जोड़ देना डीऑक्सी। इसके आगे एक शब्द जोड़ देना डीऑक्सी और वापस पूरा नाम बोल देना तो ये किसका हो जाएगा? आरएनए का हो जाएगा। अतः सॉरी डीएनए का हो जाएगा। और डीएनए का पूरा नाम बन जाता है दोस्तों डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। समझ में आ रहा है दोस्तों आप सब लोगों को? मेरे हिसाब से दोस्तों आप सब लोगों को बात समझ में आ रही होगी क्योंकि अपन बहुत ही सीधे और स्वीट तरीके से इसे पढ़ रहे हैं ताकि आपको आपकी लैंग्वेज में समझाया जा सके। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, बिल्कुल ताता करके लेके आए हैं इसको और वापस आ गया दोस्तों प्रोटीन इनमें से किसका एक भाग है? अर्थात प्रोटीन इनमें से किसका एक भाग होता है? तो दोस्तों सबसे पहले नाम आया है कोशिका झिल्ली का। सर चार ऑप्शनों में से आप सबसे पहले कोशिका झिल्ली में पहुंचे हो तो वो इसलिए दोस्तों क्योंकि अभी जब अपन ने चित्र बनाया था तो चित्र में सबसे पहले किसका नाम आया था दोस्तों? कोशिका झिल्ली का। क्या दोस्तों कोशिका झिल्ली प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है? तो बिल्कुल सर, कोशिका झिल्ली प्रोटीन और एक्स्ट्रा बोलना चाहे तो फोस्फोलिपिड प्रोटीन दोनों से मिलकर के बनी होती है। अतः सर ये तो सही है हमारा। किंतु दोस्तों इन चार ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ते हैं तो एक इसमें ऑप्शन भी है दोस्तों इनमें से सभी। अर्थात ये तीनों प्रोटीन से मिलकर के बने होंगे तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। ये पहले अपने को चेक करना पड़ेगा दोस्तों। दूसरा नाम आया है दोस्तों एंटीबॉडी का। दोस्तों एंटीबॉडी हमारे शरीर में रक्त में होती है, खून में होती है, जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने का काम करते हैं दोस्तों। और बिल्कुल सही है दोस्तों, एंटीबॉडी भी किससे मिलकर के बनी होती है दोस्तों? प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। दूसरा नाम आता है दोस्तों एंजाइमों का। और एंजाइम दोस्तों अच्छे भी होते हैं और सारे अच्छे ही होते हैं, अपन तो यूं कह करके चले, क्योंकि एंजाइमों का नाम दोस्तों दो जगह पर आते हैं। क्योंकि ऊपर वाले ने बुरा तो कुछ हमारे में दिया ही नहीं है दोस्तों, और बुरा दिया है तो वो सिर्फ इतना सा दिया है कि आलस करना। और यदि हम आलस करना छोड़ देंगे दोस्तों तो बाकी सब तो बढ़िया ही बढ़िया है। कोई सा भी आदमी अपने आप में एक करोड़पति औलाद है दोस्तों, क्योंकि हमारा शरीर की कीमत इतनी है कि आप बैठे बैठे खाओगे तो भी जिंदगी कम पड़ जाएगी। यदि हम इसके बारे में जानकारी नहीं लेंगे और यदि हम इसी शरीर को ऐसे ही खत्म कर देंगे तो इसीलिए दोस्तों फिर तो कोई भी चीज हमारे शरीर में नुकसान ही पैदा करेगी। तो दोस्तों यहां पर नाम आया एंटीबॉडी का। एंटीबॉडी रक्त में होता है, किससे मिलकर के बना होता है? प्रोटीन से। दूसरा नाम आता है दोस्तों एंजाइमों का। एंजाइम भी किससे मिलकर के बने होते हैं? प्रोटीन से। एंजाइम आपके शरीर में दो जगह पर सबसे ज्यादा काम आएंगे, जिसमें एक जगह आप बोल चुके हो और वो बोल चुके हो दोस्तों लाइसोसोम। क्या बोल चुके हो दोस्तों? लाइसोसोम। लाइसोसोम को एंजाइम की वजह से आत्मघाती थैली कहते थे। और यदि दोस्तों आपके शरीर में एक्स्ट्रा कोई चीज आ जाएगी तो वो सबसे बेस्ट है, निपटाने का काम कौन करेगा दोस्तों? लाइसोसोम करेगा। उसके बाद में दोस्तों इसी एंजाइमों का एक दूसरा उपयोग होता है दोस्तों पाचन क्रिया में। अर्थात हमारे शरीर में भोजन का पाचन करने के लिए एंजाइमों का होना
आवश्यक है। और एंजाइम दोस्तों हमारे शरीर में लार में पाया जाता है। इस लार का क्वेश्चन दोस्तों रीट फर्स्ट लेवल में आया था हमारे, कि मुंह के अंदर, लार के अंदर भोजन का पाचन की शुरुआत कौन से एंजाइम के द्वारा होती है दोस्तों, और वो होती है टाइलिन एंजाइम के द्वारा। किसके द्वारा होती है दोस्तों? टाइलिन एंजाइम के द्वारा। जबकि लार में दोस्तों टाइलिन के साथ एक और मिलता है जिसका नाम है लाइसोजाइम, जिसका नाम है लाइसोजाइम। दोस्तों लाइसोजाइम भी एंजाइम है जो आपके मुंह की लार में और आपके आंखों के आंसुओं में भी पाया जाता है। किंतु दोस्तों लार में इसका काम भोजन का पाचन करने का नहीं होता। यदि भोजन में हमारे साथ गलती से कोई कीड़ा मकोड़ा आ जाएगा तो उसको निपटाने का काम कौन करता है दोस्तों? लाइसोजाइम करता है। और दोस्तों हमारे शरीर में हम हमारे पूरे जीवन काल में कम से कम 450 कीड़े भोजन के साथ खा चुके होते हैं, इसका हमारे को पता नहीं होता है। तो अर्थात सर कीड़े तो हमारे शरीर में जाते हैं, हम कितना ही सुविधा पूर्वक भोजन को ग्रहण करें फिर भी कीड़े हमारे शरीर में जाते हैं, तो कुछ कीड़े हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई है? लाइसोसोम को दी गई है दोस्तों। तो अर्थात दोस्तों एंजाइम भी प्रोटीन से मिलकर के बने हैं, एंटीबॉडी भी प्रोटीन से मिलकर के बनी है, और कोशिका झिल्ली भी प्रोटीन से मिलकर के बनी है। अतः इसका कौन सा ऑप्शन हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न हमारे सामने यह रहा दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन गलत है? अतः हमारे को कथन पढ़ने हैं दोस्तों, और कथन पढ़ करके हमारे को बताना है कि कौन सा तो सही है और कौन सा गलत है। चलिए दोस्तों कोशिश करते हैं कि क्या हम इसके बारे में पता कर सकते हैं, और अगर गलती है तो फिर कहां पर है चेक करते हैं दोस्तों। वापस डीएनए का नाम आ गया दोस्तों, जो अभी अपन ने बोला था कि डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है दोस्तों। अम्ल को हिंदी में बोलेंगे तो अम्ल बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे तो एसिड बोलेंगे। अतः दोस्तों डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, सर इसका मतलब ये तो सही है सर, ये सही बात बोल रहा है, अतः ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। यह गुणसूत्र में उपस्थित रासायनिक तत्व है जो आनुवांशिक गुण को वहन करता है। दोस्तों अभी हम थोड़ी देर पहले बोल करके सिमटे हैं कि डीएनए आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसी से ही जीन मिलकर के बने होते हैं जिन्हें आनुवांशिक लक्षणों की क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। अर्थात दोस्तों यह बात भी सही है, किंतु हमें गलत ढूंढना है, अतः यह हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब तो बचा सर सी, और सी बता सो सर हमारा आंसर तो देना है, इसीलिए यही हो सकता है फिर तो। बट फिर भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि डीएनए की संरचना 2 अवयवों से मिलकर के बनी होती है। डीएनए की संरचना 2 अवयवों से मिलकर के बनी होती है। गलत बात बोल रहा है दोस्तों, डीएनए की संरचना 2 नहीं, डीएनए की संरचना 2 नहीं 4 अवयवों से मिलकर के बनी होती है दोस्तों। किससे मिलकर के बनी होती है दोस्तों? 4 अवयवों से मिलकर के बनी होती है दोस्तों, जिसमें नाम आता है ए, टी, सी और जी का। डीएनए को बनाने में दोस्तों 4 चीजों की आवश्यकता होती है, जिसमें नाम आता है ए, टी, सी और जी का। ए का मतलब होता है दोस्तों एडेनिन, ए का मतलब होता है दोस्तों एडेनिन, टी का मतलब होता है दोस्तों थायमिन, टी का मतलब होता है दोस्तों थायमिन, सी का मतलब होता है दोस्तों साइटोसिन, सी का अर्थ होता है साइटोसिन, और जी का अर्थ होता है दोस्तों गुआनिन। जी का अर्थ होता है दोस्तों गुआनिन। अतः ए का अर्थ होता है एडेनिन, टी का अर्थ होता है थायमिन, सी का अर्थ होता है साइटोसिन, और जी का अर्थ होता है गुआनिन। इन 4 यौगिकों से मिलकर के दोस्तों डीएनए का निर्माण होता है, किंतु ये कह रहे हैं कि सर 2 से होता है, अतः ये भाई साहब गलत बोल रहे हैं, और हमारे को कथन गलत वाला ही ढूंढना था, अतः हमारा सी कथन गलत है दोस्तों। तो अतः इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केवल सी कथन ही ऐसा है जो गलत है, बाकी के पहला और दूसरा सही है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारे सामने यह रहा दोस्तों कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। यह केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों को मिक्स कर दिया दोस्तों, क्योंकि तत्वों का नाम केमिस्ट्री में लिया जाता है। फिर भी अपन आंसर देने की कोशिश करते हैं दोस्तों। मानव शरीर का नाम आया है, अतः स्वयं की बात करें तो हमारे स्वयं के शरीर में दोस्तों सबसे ज्यादा अगर किसी की मात्रा है तो वो किसकी है दोस्तों? ऑक्सीजन की। अतः हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा दोस्तों। ऑक्सीजन को कहां से लिखते हैं दोस्तों? ओ से। कार्बन को लिखा जाता है दोस्तों सी से, नाइट्रोजन को लिखा जाता है दोस्तों एन से, और कैल्शियम को लिखा जाता है दोस्तों ए से।
और ये हमारे शरीर में सर होते तो हैं, किंतु जितनी मात्रा में हमारे शरीर में ऑक्सीजन काम आती है उतने मात्रा में ये बाकी काम नहीं आते हैं। दोस्तों दुनिया की प्रत्येक चीज कहां से मिलकर के बनी हुई है? कार्बन की, क्योंकि हर चीज को अपन जलाएंगे तो उनसे धुआं निकलेगा, और धुआं निकलने का मतलब है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जिंदा रहने के लिए कौन सी गैस चाहिए दोस्तों? ऑक्सीजन चाहिए। प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो दोस्तों, वसा हो या फिर विटामिन हो, इनको बनाने के लिए दोस्तों ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है दोस्तों। नाइट्रोजन की अगर अपन बात करें दोस्तों तो हमारे अमीनो अम्ल बनाने में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम की बात करें दोस्तों तो कंकाल तंत्र के बारे में जब अपन बात करेंगे दोस्तों तो वहां पर अपन वापस बोलेंगे कि अपनी हड्डियां कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों से मिलकर के बनी होती है। कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों से मिलकर के बनी होती है। तो ये चारों चीजें आपके शरीर में काम में आती है दोस्तों, लेकिन यहां पर पूछा गया है प्रचुर मात्रा में। प्रचुर का मतलब जितना बोलो उतना कम है। प्रचुर मात्रा में मिलने वाला कौन है दोस्तों? ऑक्सीजन है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला गर्मागर्म प्रश्न हमारे सामने यह रहा कि कोशिका सिद्धांत के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, अर्थात कोशिका सिद्धांत की खोज किसने करी थी, कोशिका सिद्धांत के बारे में किसने बताया था, और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तीनों बातों का मतलब एक ही है दोस्तों। और कोशिका सिद्धांत के बारे में बात करने वाले थे दोस्तों स्लाइडन और स्वान। स्लाइडन और स्वान। तो स्लाइडन और स्वान ने दोस्तों कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया था, और स्लाइडन और स्वान वैज्ञानिक ने सबसे पहले यह बताया था दोस्तों कि जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका है। जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका है। दोस्तों आप ऐसा न समझे कि सर इंसान दो हैं तो दो ने बताया था क्या। दोस्तों दो इंसान का नाम आया है क्योंकि कोशिका भी दो जगह पर मिलेगी, और दोनों अलग अलग जगह पर मिलेगी दोस्तों। दो जगह से मतलब है दोस्तों, एक नाम आता है पादप कोशिका का, एक नाम आता है दोस्तों पादप कोशिका का, और एक नाम आता है दोस्तों जंतु कोशिका का। पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो पादप और जंतुओं का शरीर कोशिका से मिलकर के बना हुआ होता है। पादप और जंतुओं के शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कोशिका है। यह किसने बताया था दोस्तों? स्लाइडन और स्वान ने। तो सर कोशिका सिद्धांत के बारे में कौन बता के गया दोस्तों? स्लाइडन और स्वान। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारे पास ये रहा दोस्तों, और वापस वही प्रश्न आ गया दोस्तों जो हमने रिवीजन में बोला था, क्योंकि हमने रिवीजन ही इस प्रकार से किया था दोस्तों कि ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे उसके अंदर आ जाए दोस्तों। ये सब आपके एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, और इनका लेवल उसी प्रकार से है दोस्तों कि इसमें कंफ्यूजन किस तरीके से पैदा होता है। क्योंकि दोस्तों अगर समझाने के बाद अगर आपसे आंसर पूछे तो आप बेहतरीन शानदार तरीके से आंसर दे देंगे, क्योंकि अगर आप उस लैंग्वेज को सिंपल करके समझेंगे तो आपके यूं ही समझ में आ जाएगा दोस्तों। लेकिन दिक्कत यहां पर यूं है दोस्तों कि वहां में आपको समझाने नहीं आ सकता, वहां पेपर को देख करके आपको ही समझना पड़ेगा। इसीलिए हम इस प्रैक्टिस शुरू से कर रहे हैं। और हमारे से वापस पूछा गया है दोस्तों, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अपारगम्य, पूर्ण पारगम्य, अर्ध पारगम्य, और इनमें से कोई नहीं। अपारगम्य का मतलब होता है दोस्तों 1% भी पदार्थ अंदर बाहर नहीं आ सकता। किंतु सर कोशिका झिल्ली इंसान की है, यदि इंसान में ऐसा हो जाता तो हमारे को दर्द का एहसास नहीं होता। यदि कोई हमारे हाथ को काट के ले जाता, हमारे पैर को काट के ले जाता तो भी हमें पता नहीं चलता। जैसा कि दोस्तों लकवाग्रस्त आदमी के होता है, लकवाग्रस्त आदमी की कोशिका काम नहीं कर रही होती है, इसलिए यदि आप उसके हाथ में लकवा मार गया है और उसके आधे हाथ को काट के लेकर के चल जाओगे, या उस हाथ में आग भी लगा दोगे तो भी उसको पता नहीं चलेगा। तो कोशिका झिल्ली में दोस्तों कुछ पदार्थों का आदान प्रदान होता है, और इसकी वजह से इसका नाम क्या था दोस्तों? अर्धपारगम्य झिल्ली। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। जबकि अपारगम्य झिल्ली अगर आप बोलना चाहें तो पादप झिल्ली को बोल सकते हैं दोस्तों, जिसे कोशिका भित्ति के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कोशिका भित्ति में दोस्तों किसी प्रकार का आदान प्रदान नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको बात समझ में आ गई, क्लियर है सब बच्चों का दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। बिल्कुल बेटा, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और आज के हमारे इस क्लास का दोस्तों लास्ट प्रश्न आपके सामने है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविरेंस ने, अरस्तु ने, केरोलस लीनियस ने, और भाई साहब अपन खुद भी आ रहे हैं यहां पर, तो अरे वाह। तो दोस्तों लेमार्क और ट्रेविरेंस ने, अरस्तु ने, केरोलस
कैरोलस लीनियस ने और मनोज नागर ने। तो बढ़िया दोस्तों, अगर अपना भी नाम आ रहा है तो अच्छी बात है, बट फिर भी दोस्तों हम इस प्रश्न के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि यहां इस बायोलॉजी में क्या पूरी की पूरी साइंस में दोस्तों बाहर वाले वैज्ञानिकों के नाम आते हैं, और बाहर वाले वैज्ञानिकों के नाम ऐसे आते हैं कि बोलने में मुंह टेढ़ा हो जाए। क्योंकि दोस्तों यहां पर इंडिया के वैज्ञानिक कम आते हैं, और बढ़िया हुआ इंडिया के वैज्ञानिक आते तो सर हम रामलाल पप्पूलाल से काम चला लेते, किंतु रामलाल पप्पूलाल यहां पे नहीं आएंगे। और इससे भी बढ़िया बात हुई दोस्तों, चाइना के वैज्ञानिक नहीं आ रहे, नहीं तो जिंग पिंग स्विंग विंग सब सारे एक जैसे मिल जाते, और हमारे को पता ही नहीं चलता कि हम प्रश्न तो किसका पढ़ रहे हैं, आंसर किसका दे रहे हैं, क्योंकि हमारे मुंह से सारों का नाम सेम ही निकलता। इसलिए बढ़िया है सर, जो भी आए इसी में से हमारे को काम चलाना है। हमारे से पूछा गया है दोस्तों, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी शब्द का प्रयोग करने वाला कौन था दोस्तों? लेमार्क और ट्रेविरेंस। लेमार्क और ट्रेविरेंस। तो लेमार्क और ट्रेविरेंस ने सबसे पहले जीव विज्ञान का प्रयोग किया था दोस्तों। इसमें दूसरा नाम आ रहा है दोस्तों अरस्तु का। तो अरस्तु के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। अरस्तु भाई साहब को बायोलॉजी का पिता या बायोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। अर्थात जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? अरस्तु को बोला जाता है। यह जीव विज्ञान दोस्तों आगे जाके दो भागों में बढ़ जाती है दोस्तों। एक नाम आता है दोस्तों जंतु विज्ञान का, और एक नाम आता है दोस्तों पादप विज्ञान का। एक नाम आता है जंतु विज्ञान का और एक नाम आता है पादप विज्ञान का। दोस्तों बायोलॉजी का पिता भी यही है, और जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी का पिता भी यही है। तो जूलॉजी का पिता भी कौन है दोस्तों? अरस्तु है। जबकि पादप विज्ञान दोस्तों, जिसे हम बोटनी के नाम से जानते हैं, वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं, इसका पिता बोला जाता है दोस्तों थियोफ्रेस्टस को। इसका पिता बोला जाता है दोस्तों थियोफ्रेस्टस को। मैंने कहा ना दोस्तों, यहां पर रामलाल पप्पूलाल नहीं आएंगे, उधर इंडिया के बाहर वाले यही रामलाल पप्पूलाल है दोस्तों। तो पादप विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? अरस्तु को। और जीव विज्ञान के बारे में सबसे पहले बात करने वाले थे लेमार्क और ट्रेविरेंस। कैरोलस लीनियस को दोस्तों वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। वर्गीकरण का पिता। तो वर्गीकरण का पिता, या फिर दोस्तों इसका नाम एक और आता है फादर ऑफ टेक्सोनोमी। फादर ऑफ टेक्सोनोमी। तो फादर ऑफ टेक्सोनोमी का पिता भी, फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी किसे कहा जाता है दोस्तों? कैरोलस लीनियस को। तो फादर ऑफ टेक्सोनोमी और वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? कैरोलस लीनियस को। और मनोज नागर का नाम आता है दोस्तों, तो मनोज नागर को किसी का भी पिता नहीं कहा जाता, मनोज नागर को सिर्फ पढ़ाने वाला बोला जाता है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी। लेमार्क और ट्रेविरेंस को जीव विज्ञान शब्द के बारे में सबसे पहले प्रयोग करते हुए सुना था। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेंस ने किया था। अरस्तु दोस्तों, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान का जनक या जंतु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। जबकि दोस्तों स्पेशली अगर पादप विज्ञान का नाम आ जाएगा तो पादप विज्ञान में नाम आता है दोस्तों थियोफ्रेस्टस का। थियोफ्रेस्टस का। कैरोलस लीनियस को दोस्तों वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। और वर्गीकरण का पिता शब्द नहीं बोल करके हो सकता है आपको प्रश्न इस रूप में भी मिल जाए कि फादर ऑफ टेक्सोनोमी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों वर्गीकरण का पिता या फादर ऑफ टेक्सोनोमी, दोनों प्रश्नों का जवाब एक ही है दोस्तों, और उसमें किसका नाम आएगा? कैरोलस लीनियस का। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। आज की क्लास को दोस्तों यही समाप्त करते हैं। कल अपन वापस एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ में, एक बहुत ही बेहतरीन क्लास के साथ में लेकर के प्रस्तुत होंगे दोस्तों। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते रहेंगे, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करते रहेंगे जो आपके दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करवाते हैं, सबसे ज्यादा गलती करवाते हैं हमारे को आते हुए भी। क्योंकि दोस्तों ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके टच में नहीं है, लेकिन प्रश्न यहां पर यह पैदा होता है दोस्तों कि टच में होने के बावजूद भी हमारे से गलती हो जाती है। तो अपन बहुत ही सिंपल सीधी लैंग्वेज में उसको समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे समझ में नहीं आ सकती। बस समस्या थोड़ी सी इतनी सी कि उसे कैसे समझे, यह आपके लिए थोड़ी सी समस्या पैदा करता है। तो उसे कैसे समझे और कैसे पढ़ें, बस इसी तरीके को लेकर के अपन वापस क्लास में हाजिर होंगे दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। गुड नाइट दोस्तों।